आज के इस गहन विश्लेषण में हम कुछ ऐसे ऐतिहासिक और खगोलीय दस्तावेजों को खंगाल रहे हैं जो काफी हैरान करने वाले हैं। मतलब हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे दो बहुत ही अलग दिखने वाले त्योहार, नवरोज और नवरात्रि, असल में एक ही कहानी के दो हिस्से हैं। हाँ, और अगर इसे एक सादृश्य या एनालॉजी से समझें, तो सोचिए कि एक बहुत पुराना विशाल पेड़ है जिसकी दो शाखाएं बिल्कुल विपरीत दिशाओं में बढ़ रही हैं, लेकिन दोनों की जड़ एक ही है। बिल्कुल सही कहा आपने। और इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है स्प्रिंग इक्विनॉक्स से। ये वो सटीक खगोलीय क्षण है जब सूर्य भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर को पार करता है। बिल्कुल। हाँ, जहाँ पूरी दुनिया में दिन और रात बिल्कुल बराबर हो जाते हैं, और यही वो पल है जिसे ये दोनों त्योहार इतनी गहराई से पकड़ते हैं। अगर हम अपने ऐतिहासिक स्रोतों को देखें तो पारसी या आवेस्तान भाषा में नवरोज का सीधा अर्थ ही है नया दिन। अच्छा। मतलब नया दिन। जी हाँ, दस्तावेज बताते हैं कि इसकी जड़ें 3000 ईसा पूर्व मेसोपोटामिया और राजा जमशेद की कथाओं से गहराई से जुड़ी हुई हैं। और दूसरी तरफ अगर हम भारतीय परंपरा को देखें तो नवरात्रि भी ठीक इसी स्प्रिंग इक्विनॉक्स में समय ही आती है। बिल्कुल, जो ऋतुओं के परिवर्तन का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। हम्म। दोनों ही जगहों पर मुख्य विचार एक ही है। हाँ। मतलब अंधकार पर प्रकाश की विजय और प्रकृति का एक तरह से पुनर्जन्म। पर मुझे यहाँ एक बात समझ नहीं आ रही है। मतलब भौगोलिक रूप से ये क्षेत्र इतने दूर हैं, फिर भी दोनों जगह ये रूपक एकदम एक जैसा कैसे हो सकता है? क्या स्रोतों में इनके किसी साझा इतिहास का जिक्र है? अरे, इतिहास ही नहीं बल्कि एक बहुत गहरा भाषाई और अनुष्ठानिक जुड़ाव भी है। इन स्रोतों में साफ लिखा है कि प्राचीन पारसी पौराणिक कथाओं में वैदिक ऋषियों का जिक्र मिलता है। अरे वाह, सच में? हाँ, और सबसे हैरान करने वाली बात तो पारसी धर्म के एक खास अनुष्ठान के बारे में है। इसका बर्शनोम ए नोशब कहते हैं, और पता है ये पूरे 9 रातों तक चलता है। रुकिए, 9 रातों का अनुष्ठान? ये तो हूबहू भारतीय नवरात्रि जैसा ही लग रहा है। मतलब 9 रातें। बिल्कुल, और इसके पीछे एक बहुत बड़ा भौगोलिक और भाषाई बदलाव काम कर रहा है। जब प्राचीन भारत ईरानी लोग अलग-अलग भौगोलिक क्षेत्रों में जाकर बसे, तो दूरियों के कारण उनकी भाषा में भी स्वाभाविक बदलाव आने लगे। मतलब उच्चारण बदलने लगा होगा। एकदम सही। करीब 4000 साल पहले ईरानी भाषाओं में एक शिफ्ट आया, जहां संस्कृत का स अक्षर उच्चारण के बदलाव के कारण ह में बदल गया। ओह अच्छा, तो इसी शिफ्ट की वजह से संस्कृत का सप्त फारसी में जाकर हफ्त बन गया और सिंधु बन गया हिंदू। हाँ, यही बात है। तो नौरोज की उत्पत्ति कहीं न कहीं नवरात्रि वाले इसी वैचारिक आधार से ही जुड़ी है। तो क्या ये सिर्फ एक उच्चारण का बदलाव था या फिर ये एक जानबूझकर किया गया वैचारिक बंटवारा था? मेरा मतलब है जैसे दो भाई बहन एक ही घर से निकलते हैं लेकिन आगे चलकर जानबूझकर अलग-अलग रास्ते चुन लेते हैं। ये काफी दिलचस्प नजरिया है। हाँ, क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कि रात पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, यानी नवरात्रि और शक्ति की पूजा, और दूसरी तरफ नए दिन का जश्न मनाया जा रहा है, यानी नवरोज। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि स्रोत भी अलग-अलग दृष्टिकोण पेश करते हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि पारसी धर्म शायद जानबूझकर मूल वैदिक धर्म के विपरीत विकसित होने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, तो इसीलिए ये विरोधाभास दिखता है। एक तरफ 9 रातें महत्वपूर्ण हैं और दूसरी तरफ नया दिन। जी हाँ, लेकिन अगर हम इन वैचारिक मतभेदों से थोड़ा पीछे हटकर देखें, तो दोनों का बुनियादी ढांचा एक ही है। मतलब दोनों ही परंपराएं अग्नि अनुष्ठानों को बहुत महत्व देती हैं और उसी स्प्रिंग इक्विनॉक्स के खगोलीय बदलाव का जश्न मनाती हैं। तो इस सब का आज के समय में क्या मतलब निकलता है? अगर हम सिर्फ इन त्योहारों के रीति रिवाजों को देखें तो वे हमें क्या बता रहे हैं? वे हमें असल में एक बहुत ही गहरा विज्ञान समझा रहे हैं। वसंत की शुरुआत एक ऐसा समय है जब मौसम अचानक से बदलता है। हाँ, सर्दियां जा रही होती हैं और गर्मियां आ रही होती हैं। बिल्कुल, तापमान में होने वाले इस भारी उतार चढ़ाव से हमारा इम्यून सिस्टम काफी कंफ्यूज हो जाता है और बैक्टीरिया या बीमारियां तेजी से पनपने लगती हैं। ओह, अब मुझे समझ में आ रहा है कि नवरात्रि के दौरान उपवास क्यों रखा जाता है। मतलब ये कोई अंधविश्वास नहीं है? एकदम नहीं। स्रोतों के अनुसार ये उपवास शरीर में वात, पित्त और कफ के अचानक बिगड़ने वाले संतुलन को ठीक करने के लिए होता है। हाँ, लोग भारी अनाज छोड़ देते हैं ताकि पाचन तंत्र को आराम मिले।
आजकल हम स्प्रिंग डिटॉक्स या क्लेंस डाइट के लिए हजारों रुपए खर्च करते हैं, जबकि हमारे पूर्वजों ने इसे सीधे हमारे कैलेंडर और त्योहारों से ही जोड़ दिया था। और मजेदार बात यह है कि पारसी परंपरा भी ठीक ही करती है, बस उनका तरीका थोड़ा अलग है। नवरोज पर हफ्त सीन की मेल सजाई जाती है। हफ्ते सीन, इसमें क्या होता है? इसमें 7 ऐसी प्राकृतिक चीजें रखी जाती हैं जो स या फारसी के सीन अक्षर से शुरू होती हैं, जैसे कि सेब, लहसुन, सिरका और अंकुरित अनाज। अच्छा, और ये सब सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं? बिल्कुल, ये सभी चीजें एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती हैं। तो चाहे वो उपवास हो या हफ्तेसिन, दोनों का मुख्य उद्देश्य शरीर को डिटॉक्स करना, नवीनीकरण करना और प्रकृति के बदलते चक्र के साथ खुद को ढालना है। ये जानकारी सच में बहुत मायने रखती है, क्योंकि ये दिखाती है कि आज की जो इतनी सख्त भौगोलिक सीमाएं हैं या जो त्योहार हमें एक दूसरे से बिल्कुल अलग लगते हैं, वे असल में एक ही साझा इतिहास से निकले हैं। हाँ, ये सब सितारों, सूरज और मौसमों को समझने की इंसानी कोशिश का ही एक हिस्सा है। ये हमें याद दिलाता है कि पहले हम प्रकृति के चक्रों के साथ कितने गहरे स्तर पर जुड़े हुए थे। सही कहा आपने। हमारे शरीर और इस पूरे ब्रह्मांड के बीच का तालमेल एकदम सटीक था। और आज के समय में हम कहीं ना कहीं उस तालमेल को भूलते जा रहे हैं। आज का ये विश्लेषण समाप्त करते हैं। जरा सोचने वाली बात है, अगर प्राचीन संस्कृतियां ब्रह्मांड के साथ इतनी गहराई से जुड़ी थीं कि उन्होंने अपने पूरे कैलेंडर, अपने खाने पीने और अनुष्ठानों को सूर्य के भूमध्य रेखा को पार करने के उस एक सटीक क्षण के साथ जोड़ दिया था, तो आज की इस भागदौड़ भरी और तकनीक से चलने वाली जिंदगी में हम प्रकृति के किन महत्वपूर्ण चक्रों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहे हैं?